हाई जे एडवांस के योद्धाओं, क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ 1 आवर में प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें, जिससे आने वाले जे एडवांस में प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन को फोड़ दें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, जिससे आपके प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और आप क्वेश्चन श्योरली जे एडवांस में फोड़ दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हमने लिया है जे एडवांस 2020 का, जो पेपर 2 में आया था। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट C1 and C2 be two biased coins such that the probability of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3 respectively. Suppose alpha is number of heads that appear when C1 is tossed twice independently, and suppose beta is the number of heads that appear when C2 is tossed twice independently. Then the probability that the roots of the quadratic polynomial x square minus alpha x plus beta are real and equal. सबसे पहली चीज है बच्चों समझना है, सबसे पहला चीज, क्वाइन जो है वो बाइस्ड है। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी उसका नहीं है, वो फिक्स प्रोबेबिलिटी गिवन है यहां पे। तो पहला क्वाइन जो C1 है उसमें हेड आए, अगर फेंकेंगे क्वाइन C1 को फेंकेंगे तो जो हेड आए इसका प्रोबेबिलिटी है 2/3, और दूसरा क्वाइन जो C2 है उसको अगर इसे टॉस करेंगे फेंकेंगे तो उसमें जो हेड आने का प्रोबेबिलिटी है वह है 1/3। आप सोचेंगे सर जी क्वाइन पे तो टॉस करने का प्रोबेबिलिटी आता है 1/2। बच्चों वो आता है जब अनबाइस्ड होता है, यहां पे बाइस्ड क्वाइन है, इसलिए दोनों का प्रोबेबिलिटी गिवन है। अच्छा नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, दोनों क्वाइन को आपने इंडिपेंडेंटली फेंका है, यह भी बात बोला गया है। नेक्स्ट बात और क्या बोला है, बोल रहा है कि अल्फा जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जब C1 क्वाइन को टॉस करते हैं 2 बार। जब हम C1 क्वाइन को 2 बार टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ हेड क्या आ सकता है, या तो एक भी हेड आए, या तो एक हेड आए, या तो 2 हेड आए, यही हो सकता है। तो अल्फा नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस अल्फा का वैल्यू 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। नॉट सिमिलरली कह रहे हैं जो हमारे पास और क्या कह रहा है, हाँ बीटा इज द नंबर ऑफ हेड दैट अपियर व्हेन C2 इज टॉस्ड ट्वाइस। जब हम C2 क्वाइन को 2 बार इंडिपेंडेंटली टॉस करते हैं तो बीटा नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करता है। अब सोचिए बीटा क्वाइन ये C2 क्वाइन को भी अगर हम टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड क्या आ सकता है, या तो एक भी हेड आए यानी 0, एक हेड आए यानी 1, या तो 2 हेड आए यानी बीटा का वैल्यू भी 0, 1, 2, यही 3 नंबर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं then the probability that roots of the quadratic polynomial x square minus alpha x plus beta are real and equal. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है x स्क्वायर माइनस अल्फा x प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, इसका अगर रूट्स इक्वल होगा तो ऐसा तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा जो वो 0 होगा। मतलब साफ साफ अल्फा स्क्वायर जो है वो 4 बीटा के बराबर होगा। अब आप सोचो बच्चों, जब अल्फा स्क्वायर 4 बीटा के बराबर होगा और अल्फा का वैल्यू फिक्स्ड है कि 0, 1, 2 हो सकता है, बीटा का वैल्यू फिक्स्ड है 0, 1, 2 हो सकता है, तो हम पॉसिबिलिटीज में बात करते हैं कि क्या क्या अल्फा का वैल्यू पुट, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 3 ही नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, और बीटा का वैल्यू 0, 1, 2। तो अब पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कब ये बराबर हो सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर हम अल्फा बराबर 0 माने तो उस केस में बीटा बराबर भी 0 होगा। यानी ये दोनों बराबर तब होगा जब अल्फा और बीटा दोनों को हम या तो 0, 0 पुट कर दें। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि अगर हम अल्फा बराबर, देखो अगर अल्फा बराबर 1 पुट करेंगे तो अल्फा 1 पुट करें तो इधर 4 इंटू 0, 1 भी पुट करेंगे तो बराबर नहीं हो पाएगा। तो अगर हम अल्फा बराबर 1 पुट करने से कोई फायदा हमको है ही नहीं। अल्फा यहां 1 पुट करें तो यहां पे 4 इंटू क्या पुट करेंगे, 4 इंटू 1 नहीं, 4 इंटू 0 नहीं, 4 इंटू किसी में बराबर नहीं होगा। तो अल्फा 1 पुट करने का तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब हम अल्फा 2 पुट कर सकते हैं। अगर हम अल्फा 2 पुट करेंगे तो यहां पे अल्फा 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 हो सकता है, यानी बीटा बराबर कितना होगा
1, हमारे पास 2 ये पॉसिबिलिटीज आ चुका है क्वेश्चन में, यानी यही 2 पॉसिबिलिटीज है। यानी अब जब ये 2 पॉसिबिलिटी आ चुका है, जो कि अल्फा नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जब C1 कॉइन को टॉस करेंगे और बीटा C2 को, तो अब ये 2 पॉसिबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं। अगर हम पहली पॉसिबिलिटी को ले तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे वो देखिए। अगर हम पहली पॉसिबिलिटी को लेंगे तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हम लिखेंगे 2C, पहली की बात कर रहे हैं, 2C0, मतलब ये कि पहले वाले क्वाइन पे एक भी हेड नहीं आया, और हेड आने का प्रोबेबिलिटी था 2/3, तो 2/3 पे पावर कितना होगा 0। तो नहीं आने का, उसी पे अल्फा वाले पे आना अगर 2/3 है तो नहीं आना होगा 1/3, इस पे पावर होगा 2, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये तो हुआ अल्फा वाले का, पहले का C1 का। C2 पे भी तो फिर क्या होगा 2C0, अब C2 का लिख रहे हैं हम लोग, C2 पे, तो C2 पे आने का है 1/3, तो 1/3 पे पावर कितना होगा 0, तो नहीं आने का 2/3 पे पावर कितना होगा 2। ये निकला पहले कंडीशन से प्लस दूसरे कंडीशन से। आइए हम लोग कलर भी चेंज कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे। तो आइए इस कलर को हम लोग इधर कर देते हैं, तो ये हुआ। और अब हम बात करते हैं पहली पॉसिबिलिटी, अब दूसरी पॉसिबिलिटी पे, तो दूसरी पॉसिबिलिटी से लिखेंगे 2C2, यानी नंबर ऑफ हेड 2 आ गया, तो नंबर ऑफ हेड आने का है ये, तो इस पे पावर आएगा 2, तो 1/3 पे पावर कितना होगा 0 इंटू, अब दूसरे वाले पे 1, तो लिखेंगे 2C1, तो C2 पे अगर हेड आएगा तो उसका है 1/3, तो नहीं आने का क्या होगा 2/3 पे पावर 1, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे 1 है, तो ये है 2/3 पे पावर 1। तो ये यानी ये जो लेवल है ये और जो रेड वाला है, इस दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। और आइए दिखाते हैं कि ऐड करने के बाद कितना आता है। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐड करने से आपका फाइनल आंसर आएगा 20/81, यानी 20/81। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 20/81 होने वाला है, जो इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन है, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही जवाब है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है सपोज दैट बॉक्स 1 कंटेन 8 रेड 3 ब्लू एंड 5 ग्रीन बॉल। ये कितने कितने बॉल है इसमें वो दिया हुआ है हमारे पास। फिर कह रहा है बॉक्स सेकेंड कंटेन्स 24 रेड 9 ब्लू एंड 15 ग्रीन बॉल्स। कितने बॉल्स है वो गिवन यहां पे भी। बॉक्स थर्ड कंटेन्स 1 ब्लू 12 ग्रीन एंड 3 येलो बॉल्स, ये भी हमारे पास गिवन है। एंड बॉक्स 4 कंटेन्स 10 ग्रीन 16 ऑरेंज एंड 6 व्हाइट बॉल्स, ये भी हमारे पास गिवन है। यानी पहले जो आपका जो 4 लाइन लिखा हुआ है इसमें 4 बॉक्स में कितने कितने बॉल्स हैं, एक्चुअली में यही इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। यहां पर हमने एक काम किया है कि फर्स्ट बॉक्स में कितने टोटल बॉल्स है हमने लिख दिया है, सेकंड बॉक्स में टोटल कितने बॉक्स बॉल है वो हमने लिखा है, थर्ड बॉक्स में कितने टोटल बॉल है हमने वो लिखा है, और फोर्थ बॉक्स में टोटल कितने बॉल्स है हमने वो लिखा है। अब आइए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तक तो सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज चूजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 1। देखिए फर्स्ट बॉक्स से रैंडमली आपने एक बॉल को निकाला, फिर क्या कर रहा है कॉल दिस बॉल बी, और वो बॉल का नाम पड़ गया बी, यानी जो बॉल हम लोग निकाले उसका नाम पड़ गया बी, वो कंफर्म हो गया। अब कह रहे इफ बी इज रेड अ बॉल इज चूजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स सेकेंड। अगर वो जो बॉल बी है वो अगर रेड है तो फिर सेकेंड बॉक्स से एक बॉल निकालिए। फिर कह रहा है कि इफ बी इज ब्लू देन अ बॉल इज चूजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स थर्ड। अगर वो बी बॉल ब्लू है तो फिर आप थर्ड बॉक्स से एक बॉल निकालिए। फिर कह रहा है इफ बी इज ग्रीन, अगर वो बी बॉल ग्रीन है तो कह रहा है कि अ बॉल इज चूजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स फोर्थ, तो फिर आप चौथे बॉक्स से एक बॉल निकालिए। यानी क्वेश्चन लगभग क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन जो कह रहे हैं एक बार रिपीट कर दे हम कि अगर आपको कह रहा है कि बी रेड है तो आप सेकंड बॉक्स से बॉल निकालिए, अगर बी ब्लू है तो आप थर्ड बॉक्स से एक बॉल निकालिए, और अगर बी ग्रीन है तो आप फोर्थ बॉक्स से एक बॉल निकालिए। अब क्वेश्चन देखिए यहां तक
तो बात क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वन ऑफ द चूजन बॉल इज व्हाइट। कह रहा है जो आप, चूंकि दो बॉल निकलेगा, एक तो हमारा पहले बी निकला और फिर दूसरा हम लोग अलग अलग बॉक्स से निकाले, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, तो दो बॉल। तो कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए किस इवेंट का भाई, तो वन ऑफ द चूजन बॉल, वो जो दो बॉल आया फाइनली, उसमें से एक बॉल व्हाइट हो, जबकि गिवन क्या है वो देख लीजिए, दैट गिवन दैट दिया हुआ है इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल्स इज ग्रीन हैज हैपेंड इज इक्वल। जो आपने फाइनली दो बॉल निकाला, एक तो बी बॉल निकला, एक जो दूसरा आप तीन बॉक्स से निकाले, दो बॉल आया, वह दोनों बॉल में से एटलीस्ट एक ग्रीन आ चुका है, तब इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बॉल व्हाइट आएगा। एग्जैक्टली एक बॉल व्हाइट आएगा, सीधा सीधा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो पहले यह सोचिए कि अगर हमको यह निकालना है कि एटलीस्ट एक बॉल ग्रीन आए, पहले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या संभावना है, पहले यह निकालने हम लोग, फिर आगे की बात करेंगे। पहले इस पे बात करते हैं, एक काम कर ले पहले हम लोग। तो सोचिए बच्चों, पहली बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग एक बॉल निकालते हैं, जो पहला बात कर रहा है कि इफ, पहले बॉक्स वन से एक बॉल निकालते हैं, एक बॉल निकाले, और कह रहा है इफ बी इज रेड, पहले बॉक्स से अगर रेड बॉल निकलेगा, यानी हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ग्रीन बॉल। तो क्या क्या हो सकता है, आइए देखिए वो बात कर ले हम लोग। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसमें से रेड निकालेंगे, यानी अगर रेड निकला होगा उसकी बात करते हैं। पहले बॉक्स से अगर रेड निकला, तो पहले बॉक्स से, आइए थोड़ा स्पेस लेके लिखते हैं, यहां पे स्पेस थोड़ा कम है। पहले बॉक्स से अगर रेड निकला, ये बात कर रहे हैं हम लोग, ये बॉल बी है हमारा, पहले बॉक्स से अगर रेड बॉल निकला, तो आप देखिए बच्चों, पहले बॉक्स से रेड बॉल टोटल है 16, आप यहां पे देखिए टोटल है 16 और रेड बॉल कितना है 8। तो बॉक्स वन से जो एक बॉल निकाले जिसको बी बोल रहे हैं, वो बी बॉल जो रेड बॉल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 8/16। तो हमने लिखा 8/16। अब कह रहे थे जब बॉल बी रेड हो तो आप बॉक्स सेकंड से एक बॉल निकालिए, बॉक्स सेकंड से, ठीक। बॉक्स सेकंड में इतने सारे बॉल है, एक बॉल हम निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन बोला था बॉल बी जो पहला बॉल बॉक्स से निकाले वो रेड आ चुका है, रेड आ चुका है, क्योंकि रेड निकाले तभी तो बॉक्स सेकंड से हम निकाल रहे हैं, तो एक तो रेड बॉल आ चुका है। और कह रहा है कि जो फाइनली, लास्ट का क्वेश्चन क्या कर रहा था, फाइनली जो दो बॉल आए उसमें से एटलीस्ट एक ग्रीन होना जरूरी है, तो एक पहले ही बी बॉल हमारा रेड आ चुका है, तो अब जो दूसरा बॉल बैग सेकंड से निकालेंगे वो गारंटी है कि हमको ग्रीन ही निकालना पड़ेगा, तभी तो एक ग्रीन आएगा। तो कम से कम एक रेड आ चुका पहले, एक ग्रीन आएगा तो हम बोलेंगे एटलीस्ट एक ग्रीन आ गया, क्योंकि हर हाल में हमको दो बॉल में एटलीस्ट एक ग्रीन रखना जरूरी है। तो इसका मतलब बॉक्स सेकंड से हमको ग्रीन ही निकालना पड़ेगा। तो बॉक्स सेकंड से अगर हम ग्रीन निकालेंगे तो टोटल देखिए कितना है, बॉक्स सेकंड में ग्रीन 15 है और टोटल 48 है। तो बॉक्स सेकंड से एक ग्रीन निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 15/48। तो यहां से निकलेगा 15/48 एक ग्रीन, यानी ये दोनों काम जो हुआ, ये 8/16 जो हमने यहां पे लिखा है, 8/16 इंटू 15/48, ये निकला कि फर्स्ट बैग से, बॉक्स से एक रेड बॉल निकला और सेकंड बॉक्स से हमने एक ग्रीन बॉल निकाला, तो ये हुआ। तो फाइनली एक रेड और एक ग्रीन आ गया हमारे पास, तो एक तो एटलीस्ट ग्रीन कंफर्म हो गया। ये पहला काम हम लोग, रेड आने के बाद जो सेकंड बॉक्स से हमको एक ग्रीन निकालना था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरा, कह रहा है रेड आने के बाद क्या करा फिर कि अगर बी इज ब्लू, अगर बी ब्लू बॉल आया है तो कह रहा है देन अ बॉल इज चूज रैंडमली फ्रॉम बॉक्स थर्ड से निकालिए। अगर बी ब्लू है तो अगर बी ब्लू है तो अब देखिए बेटा, फर्स्ट से अगर हम ब्लू बॉल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए 3 और टोटल कितना है 16, तो लिखेंगे 3/16,
यानी हमने यहां पे लिखा है अगर फर्स्ट बैग से ब्लू बॉल निकलेगा, बी इसलिए लिखा हमने ब्लू, तो 3/16 होगा। और कह रहे हैं अगर ब्लू बॉल निकला तो फिर आप थर्ड बॉक्स से एक बॉल निकालिए। फिर यहां पे सोचने की बात है, क्योंकि अब ये बॉल हमारा ब्लू आ चुका है, तो अब जो बॉक्स थर्ड से निकालेंगे वो हम ग्रीन ही निकालेंगे, तभी तो एक ग्रीन आएगा और एक ब्लू आ चुका है, तो एक ग्रीन और ब्लू, तो एटलीस्ट एक ग्रीन कंफर्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि पहले तो ब्लू आ चुका है हमारा, तो अब ग्रीन ही चाहिए हमको। तो यानी बॉक्स थर्ड से हमको ग्रीन बॉल निकालना है। बॉक्स थर्ड से अगर ग्रीन बॉल निकालते हैं तो ग्रीन 12 है और टोटल हमारे पास कितना है 16, यानी अगर हम थर्ड बॉक्स से निकालेंगे तो 12/16 होगा हमारा प्रोबेबिलिटी। तो 12/16 होगा यहां पे, 12/16 ग्रीन बॉल थर्ड बॉक्स से निकलने का। तो फाइनली क्या हो जाएगा 3/16 इंटू 12/16। ये हमारा निकला कि एक बॉल हमारा जो पहले बॉक्स से वो ब्लू निकल गया और फिर हमने बॉक्स थर्ड से एक ग्रीन बॉल निकाला, जिससे एक ब्लू और एक ग्रीन, यानी एटलीस्ट ग्रीन हमारा कंफर्म हो गया। अब आते हैं हम लोग कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ब्लू के बाद क्या कह रहा है फिर कि अगर बॉल बी ग्रीन निकल गया, यानी फर्स्ट बॉक्स से, तो फर्स्ट बॉक्स से पहले ग्रीन निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 5/16, 5/16 होगा, क्योंकि 5 है तो 5/16 हमने लिख दिया। अगर फर्स्ट से ग्रीन निकल गया तो कह रहा है अगर बॉल ग्रीन निकल गया तो फिर आप बॉक्स 4 से एक बॉल निकालिए। अब देखिए इस पर क्या है फायदा, एक बॉल इस पर हमारा ग्रीन आ चुका है। हमको क्वेश्चन यही कर रहा था कि एटलीस्ट 2 बॉल जो फाइनली आए उसमें से एटलीस्ट एक ग्रीन होना चाहिए, एक ग्रीन बॉल हमारा आ चुका है। तो अब जो बॉक्स 4 से बॉल हम निकालेंगे वो हमारा ग्रीन निकले या ग्रीन नहीं निकले, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं करनी है। हमको कहा गया एटलीस्ट एक ग्रीन होना चाहिए, तो एक ग्रीन हमारे पास पहले ही बॉक्स से निकल चुका है। तो दूसरा बॉल अगर हमको ग्रीन नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और ग्रीन आ भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एटलीस्ट एक ग्रीन की बात है। तो चलिए देखते हैं बॉक्स फोर्थ में क्या क्या है। बॉक्स 4 में देखिए 10 ग्रीन है, 16 ऑरेंज है और 6 व्हाइट बॉल है। तो बॉक्स 4 से कोई भी बॉल निकल जाए, ग्रीन निकल जाए, ऑरेंज निकल जाए, व्हाइट निकल जाए, तो एटलीस्ट एक कंफर्म है। अगर ग्रीन निकला तो 2 ग्रीन कंफर्म हो जाएगा, हमको तो एटलीस्ट एक से मतलब था। 16 ऑरेंज भी निकल गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट निकल गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक हमारे पास ग्रीन ऑलरेडी है। तो हम इसमें से कोई भी बॉल चाहते हैं, यानी कोई भी बॉल निकल जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तो जब किसी से कोई भी बॉल निकले, सबकी अगर प्रोबेबिलिटी है, यानी कोई भी बॉल निकल जाए तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1, क्योंकि आप कोई कंडीशन लगा ही नहीं रहे, पूरा फ्री है आपका, तो प्रोबेबिलिटी होगा 1। तो यहां पे जो बॉक्स 4 है उसमें से निकलने का जो होगा तो होगा 5/16, इसका तो 1 होगा इंटू 1। अब ये जो 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये है कि जो कंडीशन गिवन था उसके हिसाब से टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि एटलीस्ट एक ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आइए इस तीनों को हम लोग जो ऐड कर देते हैं। तो हमने यहां पे ऐड किया है यही चीज, सेम यहां पे ऐड किया है। यहां जो ये लिखा है 8/60 देखिए वही लिखा हमने, फिर 3/16, 12/16 वही लिखा है, 5/60 इंटू 1 हमने वो लिखा है। अब यहां पे थोड़ा आपको, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कंडीशन प्रोबेबिलिटी चाहिए कब, वन ऑफ द चूजन बॉल इज व्हाइट गिवन दैट इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन। जो चूजन बॉल है ग्रीन वो तो हम लोग निकाल चुके हैं, सॉरी वो तो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी यही करते हैं लोग। तो एटलीस्ट एक ग्रीन बॉल ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब हमको व्हाइट निकालना है, व्हाइट। तो व्हाइट आएगा कहां से, ये भी देखो। तो सोचो ये अगर सारे बॉक्स की हम बात करें तो व्हाइट बॉल आप देखो, पहले बॉक्स में तो कोई व्हाइट बॉल है ही नहीं, दूसरे बॉक्स में तो कोई व्हाइट बॉल है ही नहीं, तीसरे में कोई व्हाइट बॉल है ही नहीं। जो भी व्हाइट बॉल है वो सिर्फ बॉक्स 4 में है, सिर्फ बॉक्स 4 में है। अब सोचिए बात को, बॉक्स 4 पे हम पहुंचेंगे ही कैसे, पहले ये सोचिए, बॉक्स 4 पे हम पहुंचेंगे ही कैसे। बॉक्स 4 पे हम तभी पहुंच सकते हैं जब पहले बॉक्स से जो बी बॉल है वह ग्रीन बॉल हो, तभी ना हमको बॉक्स 4 से निकालने का मौका मिलेगा एक बॉल, हाँ या नहीं। सोचिए फिर से, हम बॉक्स 4 पे तभी पहुंच सकते हैं जब बॉक्स फर्स्ट से हमको जो बी बॉल निकाले वो क्या निकले, ग्रीन निकले, तभी हम बॉक्स 4 से निकाल सकते हैं। और व्हाइट के लिए हमको बॉक्स 4 पहुंचना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले फर्स्ट बॉक्स से जो बॉल बी है वो ग्रीन आना चाहिए और फिर हमको बॉक्स 4 से व्हाइट निकल जाए।
अब देखिए बच्चों, पहले हमको ग्रीन आए, तो ग्रीन आने के फर्स्ट बॉक्स से तो क्या होगा 5/16, तो हमने लिखा 5/16, देखिए यहां पे लिखा हमने। और फिर बॉक्स 4 में आ जाते हैं, तो बॉक्स 4 में देखिए, बॉक्स 4 में हमारे पास व्हाइट हमारे पास कितना है 6, टोटल कितना है 32, तो बॉक्स 4 से एक व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो कितना आएगा, तो 6/32। अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ये एक्चुअली में 5/52 आएगा, ये मिसप्रिंट है, 52 आएगा, तो 5/52 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5/52 होगा। देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये ऑप्शन हमारा है थर्ड, 5/52, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने जेईई एडवांस 2016 पेपर 1 से लिया है। आइए क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज ओनली 2 प्लांट्स T1 एंड T2। एक कंप्यूटर बनाने वाले फैक्ट्री के पास 2 प्लांट है, T1 एंड T2। प्लांट T1 प्रोड्यूसेस 20% एंड प्लांट T2 प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द टोटल कंप्यूटर। यानी दोनों प्लांट में कितना कितना परसेंट कंप्यूटर प्रोड्यूस होता है, ये दिया है। 7% ऑफ कंप्यूटर्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। टोटल जो आपका कंप्यूटर बनता है फैक्ट्री में, उसमें से 7% कंप्यूटर जो है वो डिफेक्टिव आता है। उसके बाद कह रहा है, इट इज नोन दैट, यहां लगता है कुछ क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, ये कुछ कंडीशन गिवन है, तो आप इसको बता रहे हम कि कंडीशन क्या गिवन है, इसको कैसे समझेंगे, ये भी हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1, यानी जो 7% टोटल कंप्यूटर डिफेक्टिव आता है वो तो गया है, कंडीशन गिवन है, जो डिफेक्टिव कंप्यूटर T1 प्लांट से आता है उसका प्रोबेबिलिटी 10 टाइम्स ज्यादा है डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो प्लांट T2 से आता है। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। इसके बाद कह रहा है P डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, ये तो खैर जनरल बात गिवन है। उसके बाद क्या है, अ कंप्यूटर प्रोड्यूसेस इन द, एक्चुअली ये जो लिखा है 10 टाइम्स, इसको आपको क्लियर कर दे क्या है। और जैसे D हम बोलते हैं डिफेक्टिव बॉल को, डिफेक्टिव जो कंप्यूटर उसके लिए D का प्रयोग करते हैं। P T1 लिखने का मतलब है जो T1 प्लांट कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है उसको, P T2 लिखने का मतलब है जो T2 प्लांट कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है उसको। तो अगर जो ये कंडीशन गिवन है वो ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर प्रोड्यूसेस फ्रॉम T1 प्लांट इज 10 टाइम्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर प्रोड्यूसेस फ्रॉम T2 प्लांट। यही क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा है उस पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ कंप्यूटर प्रोड्यूसेस इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सिलेक्टेड, यानी जितने भी कंप्यूटर प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्री में उसमें से कोई एक कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, रैंडमली सिलेक्टेड, एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, और ये डिफेक्टिव नहीं पाया गया है, यानी वो बढ़िया है, डिफेक्टिव नहीं है। देन प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, तो वो जो एक कोई कंप्यूटर रैंडमली सिलेक्ट किया गया वो डिफेक्टिव नहीं है, तो आपको यह बताना है कि वो T2 प्लांट से ही प्रोड्यूस हुआ होगा। इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी है। इस क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं पढ़ के जो समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि हम लोग हर वो कॉन्सेप्ट को टच करें जितने भी प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने हर वो क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किया है, चुन चुन के ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जिससे हर तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए और आपका हर तरह का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए, जिससे आप हर तरह के क्वेश्चन को क्रैक करने के लायक बन जाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है, कलर हम लोग चेंज कर लें थोड़ा। T1 से जो प्लांट हमारा T1 है उससे जो है 20% प्रोड्यूस होता है, तो 20/100 जो कि 1/5 के बराबर हो गया। और प्लांट T2 से
80% प्रोड्यूस हो रहा है, तो 80/100 लिखे नीचे में, तो हो गया 4/5 जो हमने यहां पे लिखा है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो बोला था उसमें डिफेक्टिव भी है और नहीं डिफेक्टिव भी है। तो हमने यहां पे लिखा है डी बी द इवेंट दैट कंप्यूटर सेलेक्टेड इज डिफेक्टिव, यानी डी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफेक्टिव कंप्यूटर्स के लिए। तो ऑब्वियस है बच्चों, जो डी डैश होगा वो नॉट डिफेक्टिव के लिए प्रयोग करेंगे हम लोग, नॉट डिफेक्टिव के लिए प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर है वो डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव। देखिए डी डिफेक्टिव के लिए है, तो डी नॉट, और जो डी नॉट है वो नॉट डिफेक्टिव के लिए है। तो वो T2 से आया होगा, ये बताइए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बताइए, ये बोला गया है। तो बच्चों हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे P ऑफ T2 इंटरसेक्शन D डैश अपॉन P ऑफ D डैश। बच्चों थोड़ा हम लोग इसको एकदम जो कंसेप्चुअल चल रहा है उसको उसी तरह से लेके चल रहे हैं। अब फिर हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी से ये जो न्यूमरेटर है इसके यहां क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ T2 इंटू P ऑफ D डैश अपॉन T2, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास P ऑफ D डैश है ही, तो यही चीज हमने यहां पे लिखा है, यही चीज सेम यहां पे हमने लिखा है। अब इसके बाद आते हैं जो क्वेश्चन हम लोग को बोला था, उसके बाद करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में एक ये कंडीशन गिवन था, जो ये कंडीशन गिवन था कि डिफेक्टिव कंप्यूटर आए, अगर वो T1 से प्रोड्यूस हुआ है, वो 10 टाइम्स से डिफेक्टिव कंप्यूटर आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर जो T2 से आए। तो मान लीजिए अगर हम ऐसा करते हैं, इसको अगर मान लीजिए हम लोग x मान लेते हैं, ये x है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा हमारा, है ना, ये 10x हो जाएगा हमारा, अगर ये इसको x माने तो आइए इसी चीज को हम यहां पे करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है थोड़ा उसकी बात करते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने ये जो गिवन उसी चीज को यहां पे हमने लिखा है, यहां पे इसको हमने x माना है, तो बेटा ये 10x हो गया हमारा ऑब्वियसली। अब जो क्वेश्चन है वो देखिए यहां पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, एक लाइन पढ़िए फिर से, कह रहा है 7% ऑफ कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। टोटल जो कंप्यूटर बनता है उसमें से 7% कंप्यूटर डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव जो कंप्यूटर होगा वो सोचिए, चूंकि फैक्ट्री में 2 प्लांट है T1 और T2, जो कंप्यूटर बनता होगा प्लांट T1 से भी बन सकता है और प्लांट T2 से भी बन सकता है। तो T1 से भी कुछ डिफेक्टिव आने का चांसेस है, T2 से भी डिफेक्टिव आने का चांसेस है। तो ओवरऑल फैक्ट्री का जो डिफेक्टिव होगा उसको कैसे लिखेंगे, आइए हम लिखते हैं। हम लिख सकते हैं कि डिफेक्टिव जो T1 से आया हो या डिफेक्टिव जो T2 से आया हो, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये टोटल 7/100 है, तो 7/100 यहां पे लिखे भी हम लोग। अब देखिए यहां पे ये 7/100 हमारे पास है, P ऑफ T1 हमारे पास गिवन है, P ऑफ T1 1/5 है, P DT1 ये हम लोग 10x लिखे हम लोग, P ऑफ T2 हमारे पास गिवन है 4/5 और ये हमारे पास x है। और बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1/40। x का मतलब हो गया PD2, PD x हम लोग P इफेक्टिव जो T2 से आता है, ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को जो क्वेश्चन में बोल रहा है निकालने के लिए, आइए उस पे आते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर निकालना है उस पे आते हैं। हम लोगों को एक्चुअली में ये निकालना है, ठीक है। देखिए PT2 हमारे पास 4/5 है गिवन, ये हमने लिख दिया। अब देखिए हमारे पास है D डैश अपॉन T2, तो ऑब्वियसली D डैश ये हमारे पास डैश है, तो ये हमारे पास 1/40 आ चुका है, तो डैश के लिए क्या करेंगे, 1 में से 1/40 घटा दिए, ये हम लोग लिख दिए। और P ऑफ D डिफेक्टिव हमारा 7/100 था, 7/100, तो D डैश के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 में से घटा दिए। अब इसको सॉल्व किए, और जब इसको सॉल्व किए तो हमारे पास आया 78/93, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लाए हैं 78/93। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, 78/93 जो C ऑप्शन है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब C ऑप्शन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है बच्चों, ये हम लोगों ने लिया है JEE एडवांस 2021 पेपर 1 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन सही होने की संभावनाएं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए वो देखते हैं लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ई एफ एंड जी बी 3 इवेंट्स हैविंग प्रोबेबिलिटीज। 3 इवेंट हमारे पास ई एफ जी, उसका इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है। पी ऑफ ई का है 1/8, पी ऑफ एफ का 1/6, पी ऑफ जी का है 1/4 एंड लेट पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 1/10। ये हमारे पास गिवन है। फिर हम कह रहे हैं क्वेश्चन फॉर एनी इवेंट एच, एच एक नया इवेंट है जिसमें कहा गया है एच नॉट कह सकते हैं या एच सी, जो एच कंप्लीमेंट एक्चुअली में डी नॉट इट्स कंप्लीमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। यानी ये कंडीशन आपके पास गिवन है और क्या कंडीशन हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे जेईई एडवांस में तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं। तो हम ये क्वेश्चन उठाने का यही पर्पस है हमारा कि आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ पाए और इससे रिलेटेड अगर इधर उधर कुछ भी पूछता है तो आप आसानी से उसको कैसे सॉल्व कर पाइए। आइए इस क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाइए और आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए हमने एक वेन डायग्राम बनाया है, ये हमने ई इवेंट माना है, इसको बी माना है और इसको ये ई एफ और जी है। अब देखिए जो ये पोर्शन हमारा है, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये बच्चों ये क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कंप्लीमेंट, ये समझना है। इस क्वेश्चन में ऐसे इसकी आवश्यकता नहीं है और लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका क्या है, एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कंप्लीमेंट, और जो ये पोर्शन है बच्चों ये है आपका जी इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट, ये है आपके पास। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि ये जो पूरा पोर्शन होगा, ये पूरा पोर्शन की बात करें यहां से यहां का, तो ये पूरा पोर्शन जो हमने एक्स और ये लिखा, ये तीनों का कॉमन है, तो क्वेश्चन में खुद ही गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो 1/10 के बराबर, ये क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, तो हमने इसको 1/10 लिखा है। अब देखिए बच्चों जो ये पोर्शन होगा, इस पोर्शन को चलिए इसका कलर इसके लिए चेंज कर देते हैं। जो हमने ये x लिखा है, सिर्फ x जो लिखा है इसकी बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या होगा ये समझना है। ये होगा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी नॉट, यानी जी कंप्लीमेंट्स। ई और एफ का है लेकिन जी उसमें नहीं है। उसी से अगर ये जो y हमने लिखा है बच्चों, ये क्या होगा हमारा, देखिए ये हमारा हो जाएगा ई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट्स, और जो हमने z लिखा है बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा और जी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट्स। ये जो अभी हमने बताया इसकी आवश्यकता क्वेश्चन में नहीं, अगर हम नहीं भी जानते तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम बना नहीं सकते, क्वेश्चन हम बना सकते हैं, लेकिन ये भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने एक्स्ट्रा आपको थोड़ा ये बता दिया है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन में हमने ये 1/10 गिवन है, हमने इसका वैल्यू जो ई में है इसका हमने ए मान लिया, इसका बी मान लिया, इसका सी मान लिया, और ये जो ई और एफ का इंटरसेक्शन है जिसमें जी नहीं, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लिया। क्वेश्चंस के जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर अगर चलें तो आइए यहां पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि P ऑफ E, देखिए क्वेश्चन खुद लिखा है, P ऑफ E1 जो है वे 1/8 के बराबर है। अब देखिए बच्चों P ऑफ E1 का मतलब क्या है, पूरा, ये पूरा की बात हम कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये पूरा, तो ये पूरा क्या लिखेंगे, a x y और 1/10, a x y प्लस 1/10, और ये कितना होना है 1/8 के बराबर। ठीक है बच्चों, अब ये 1/10 हम इधर ले आए तो सब्ट्रैक्ट हो गया हमारा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो गया 1/40। अब सोचिए a प्लस एक्स प्लस वाई का सम आ गया 1/40, जबकि आपसे पहला जो ऑप्शन है वो पूछ रहा है E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कंप्लीमेंट, यही पूछ रहा है। अब देखिए नोटेशन जो हमारा नोटेशन है वो अगर आप जो नोटेशन हमारा है इसको आप सही से अगर नहीं जानते तो फिर आपको ऑप्शंस को लिखने में बेहद दिक्कत होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर से
कह रहा है ये जो है ये 1/40 से कम होना चाहिए। और ये देखिए ये पोर्शन आपका है कौन, ये थोड़ा देखिए, ये पोर्शन आपका कौन है, x है, यानी कह रहा है x 1/40 से छोटा होना चाहिए। जबकि सोचिए a प्लस एक्स प्लस वाई, x 1/40 से छोटा होना चाहिए, जबकि a प्लस एक्स प्लस वाई का सम 1/40 है। तो x मैक्सिमम या तो इसके बराबर हो जा सकता है या उससे हमेशा छोटा ही होगा। और पहला ऑप्शन यही कहता है कि क्या इससे छोटा होगा, तो हाँ छोटा होगा, सही है, ये बात सही हो गया। अब दूसरा बात देखिए क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है हमको कि दूसरा ऑप्शन पे बात करते हैं ई एफ जी और ई कंप्लीमेंट का। तो एफ जी कहां गया, एफ जी यानी इसके बारे में बात कर रहा है, जेड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एफ जी ई कंप्लीमेंट यही है ना, एफ जी ई कंप्लीमेंट, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करें, जेड के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए बच्चों हम लोगों को पता है, अब देखिए क्वेश्चन जो गिवन है 1/6 गिवन है पी ऑफ एफ के बारे में। पी ऑफ एफ हमारे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पोर्शन। तो पी ऑफ एफ में क्या लिखेंगे, सी जेड 1/10 वाई। तो हमने लिखा है यहां पे, अच्छा पी ऑफ एफ में सॉरी बी है ना, बी एक्स 1/10 और जेड। तो हमने लिखा बी, फिर लिखा जेड, फिर लिखा एक्स और प्लस 1/10, और ये होगा 1/6 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में खुद देखिए लिखा हुआ पी ऑफ एफ इक्वल टू 1/6। तो ये हमने 1/6 के बराबर लिख दिया। अब 1/10 क्या सेपरेट कर दिया, तो b प्लस जेड प्लस एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/15। एक्चुअली में आपसे इसके बारे में बात किया है जेड के बारे में, तो जेड देखिए ये 1/15 के बराबर है, यानी b प्लस जेड प्लस एक्स का वैल्यू 1/15 के बराबर है, जबकि आपको कह रहा है कि 1/15 के बराबर या से छोटा होना चाहिए। अब सोचिए ये 1/15 के बराबर है, तो अगर ये दोनों जीरो, मैक्सिमम 1/15 हो सकता है, नहीं तो उससे हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। इसलिए सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। अब तीसरा ऑप्शन आपका है ई यूनियन एफ यूनियन जी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए ई यूनियन एफ यूनियन जी का हम लोग फॉर्मूला जो आप जानते हैं, ये हमने लिखा है यहां पे। अब देखिए बच्चों P ऑफ E का वैल्यू 1/8 गिवन है क्वेश्चन में, P ऑफ F का वैल्यू 1/6 क्वेश्चन में गिवन है, P ऑफ G का वैल्यू 1/4 गिवन है। ये जो सब्ट्रैक्ट करने का काम है अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम इतना ही जोड़ के देखते हैं कितना आता है। ये तो ऐसे सब्ट्रैक्ट ही होगा और उधर घटेगा ही, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो पहले हम इसी को ऐड करके देख लेते कितना आता है। अगर हम इसको सिर्फ इसी 3 को, यानी सिर्फ इतना ही 3 को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट वाली चीज को भी छोड़ ही देते हम लोग, तो इसी 3 को अगर सम करते तो ये आता है 13/24, ये हमारा आता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए बच्चों, ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि क्या ये 13/24 से छोटा होगा। अब सोचिए बच्चों 13/4 है, इसके बाद कुछ घटता, अगर मान लीजिए लास्ट वाला अगर जुड़ता भी तो वो बहुत छोटा वैल्यू होगा, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन होगा। तो 13/4 के मैक्सिमम बराबर या उससे कुछ न कुछ छोटा ही होगा, क्योंकि आगे तो सब्ट्रैक्ट करना है नंबर को। तो इसका मतलब जो ये कह रहा है कि 13/4 के बराबर इससे छोटा होगा, तो ये बात सही है, ठीक है बच्चों। अब लास्ट ऑप्शन कह रहा है, ऐसे भी सोचिए बच्चों, अगर आप इसके बारे में सोचिए, सब्ट्रैक्ट को हटा दिए तो कुछ न कुछ घटता ही, तो मैक्सिमम यही वैल्यू हो सकता है अगर ये सब हटा देंगे तो मैक्सिमम 13/24 या उससे छोटा हो सकता है अगर घटेगा तो इसलिए ऑप्शन हमारा सही है सी। अब डी ऑप्शन हमारा कह रहा है ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कंप्लीमेंट, ये हमारा है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कंप्लीमेंट का फॉर्मूला होता है 1 - पी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, ये होता है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग अभी देखे हैं कि 13/24 है। अगर हम इसमें से 1 में से मैक्सिमम वैल्यू घटाएंगे तो अबली ये क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका, ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा, यानी इसका मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 11/24। ऑप्शन क्या कह रहा है देखिए, ऑप्शन कह रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू, जबकि मिनिमम वैल्यू आ रहा है 11/24, जबकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है कितना 5/12, संभव ही नहीं है। मिनिमम वैल्यू 11/24 और मैक्सिमम कह रहा है 5/24, मिनिमम भी इससे बड़ा है तो मैक्सिमम तो ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने लिया है जेईई एडवांस 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस with entries from the set 0 1, यानी
3x3 का मैट्रिसेज है जिसमें जितने भी एलिमेंट हम लोग रखने वाले हैं, जो 9 एलिमेंट हो सकते हैं 3x3 में, वो 0 या 1 ही हमको रखना है। लेट द इवेंट E1 एंड E2 बी गिवन बाय। इवेंट E1 क्या है, इवेंट E2 क्या है, आपको यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। E1 जो है वो कह रहा है कि सैंपल स्पेस आपका जो है वो इसी ए सेट से हमारे पास है, और ऐसा मैट्रिसेज लेना है जिसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो। तो E1 इवेंट तो ये कह रहा है। E2 इवेंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको सैंपल स्पेस तो इसी से लेना है, मतलब उसी से लेना है, और कह रहा है सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ए इज 7, यानी उस मैट्रिसेज में जितने भी एलिमेंट आए जो 9 प्लेसेस हमारे पास है, उसका सम जो है वो 0 आना चाहिए। तब क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम एस, जो जितने भी सारे मैट्रिसेस है उसमें से अगर कोई एक मैट्रिक्स चूज किया गया, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 व्हेन E2 इक्वल्स क्या होगा, यानी कि P ऑफ E1 का मतलब हो गया कि जो भी उसमें एंट्रीज है उसका जो भी एंट्रीज हो वो ऐसा हो कि उसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो। ऐसा तब जब E2 का मतलब हुआ कि उसमें उस मैट्रिसेज में जितने भी एलिमेंट है उसका सम 7 आ चुका है। ये क्वेश्चन तो कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, ये बात सोचते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बच्चों ये बात सोचिए कि किसी भी मैट्रिक्स 3x3 के मैट्रिक्स में अगर हम देखें और हम अगर चाहते हैं 3x3 के मैट्रिक्स में अगर हम चाहते हैं कि टोटल एलिमेंट का सम 0 हो, तो ऐसा तभी संभव है, सॉरी पहले तो कह रहे सम ऑफ एलिमेंट ए 7 हो, तो ऐसा तब संभव है क्योंकि 9 प्लेसेस है और सारे 9 प्लेसेस का सम हमारे पास 7 तभी आ सकता है जब उसमें से टोटल 7 1 हो और 2 0 हो। क्योंकि देखिए एंट्रीज हमारा पहले से फिक्स्ड क्वेश्चन है, एंट्रीज जो हमारा फिक्स्ड है वो ये है कि हम या तो 0 या 1 यही दो पुट कर सकते हैं और हम दूसरा कुछ नहीं पुट कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि सम 9 जो एलिमेंट है उसका सम अगर आपका 7 आ जाए तो 7 1 हो और 2 0 हो। अब फिर वो कहां पे रहेगा ये बात करते हैं। तो हम इसको ऐसे सोचते हैं प्लेस को कि सीधा ऐसे सोचिए कि टोटल हमारे पास 9 प्लेसेस हैं, इसमें टोटल 9 प्लेसेस है। उस 9 प्लेसेस में से कोई भी हम पहले 2 प्लेस चुन लेते हैं जहां पे हम 0 पुट करना चाहते हैं। कहीं भी 2 प्लेस चुन लिए, तो 9 में से 2 प्लेस चुन लिए, 0 पुट कर दिए, और जो रेस्ट बचा वहां पे ऑटोमेटिक 1 पुट कर दिए। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये तरीका हो सकता है, या कोई व्यक्ति ऐसे भी सकता है। इसी की चीज को यहां पे ये लिखा गया है। तो इस तरह से हमारे पास हमने क्या किया, 9 प्लेसेस हमारे पास टोटल है, उसमें से हमको 7 प्लेसेस पे 1 रखना है, 2 प्लेसेस पे 0 रखना है। तो दोनों काम कर सकते थे। 9 में से या तो 7 प्लेस चुन लेते, 2 जो रेस्ट बता वहां 0 रख देते, या तो 9 में से हम लोग 2 प्लेस चूज किया जहां पे 0 रखा और जो रेस्ट प्लेसेस पे 1 रख दिया। तो दोनों तो बराबर ही होता है, 9C2 लिखो या 9C7 लिखो, बात तो एक ही है। तो इसका वैल्यू 36 से हमारे पास आ गया। अब ये 36 जितने भी मैट्रिसेज हैं उसमें से वैसे मैट्रिसेज जिसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जो हमारे पास टोटल 36 मैट्रिसेज आए जिसमें जो 9 एलिमेंट का जो सम है वो हमारे पास 7 आ गया है, उसमें अब वैसे मैट्रिसेज जिस मैट्रिसेज के एलिमेंट जो मैट्रिसेज है उसके डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू है वो 0 आ जाए। तो बेटा ऐसा तब हो सकता है, जैसे हमने एक लिख के यहां पे डिटरमिनेंट्स बनाया है, 3x3 का ही लिया है, ऐसा सिर्फ तब संभव है जब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कंटिन्यू 2 0 हो। यह बात हमने लिखा है कि इवन विल बी दोज व्हेन बोथ 0 लाई इन द सेम रो और सेम कॉलम। अगर एक ही रो या एक ही कॉलम में अगर दोनों 0 रहेगा तभी उसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो सकता है। तो अब देखो बच्चों हमारे पास कितने रो है, 1 2 3 रो है। तो इस 3 में से अब इसमें 3 में से हम किसी भी 2 पे 0 रखेंगे, है ना। तो अब सोचो फिर से यहां पे आ जाओ बात पे। जैसे हम बात करें 3 हमारे पास ये है और 3 रो या 3 कॉलम, तो ऐसे जो 3 रो है और 3 कॉलम है, हो गया। अब किसी भी एक रो के बारे में सोचो, जैसे ये रो हमारे पास है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे 0 0 यहां पे दिए, या यहां भी दे सकते, यहां 0 यहां 0 1 ऐसे भी दे सकते थे हम लोग। तो किसी भी एक रो के लिए या किसी भी एक कॉलम के हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होगा, यानी हम या 1 0 0 लिख सकते हैं या 0 0 1 लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक्चुअली में इसका वैल्यू P ऑफ E1
इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू हुआ 3 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे हमारे पास कितना है P ऑफ E2, तो P ऑफ E2 का वैल्यू हमारा कितना निकला है 36, और हम इसको अगर कैंसिल करेंगे तो फाइनली 1/2 के बराबर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो 1/2, चूंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो यानी हम लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, सॉरी, तो 0.05 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बस एक ही बात इसमें ध्यान रखना था बच्चों कि जब एंट्री ये डिटरमाइंस का वैल्यू 0 तभी होगा जब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कंटिन्यू दोनों 0 हो, और किसी भी एक रो या किसी कॉलम में बात करें तो 1 0 0 भी लिख सकते हैं या 0 0 1 लिख सकते हैं। तो टोटल 3 रो हमारे पास था, 3 कॉलम था हमारे पास, और किसी भी एक रो की बात करें तो हम 2 तरह से लिख सकते थे, 1 0 0 या 0 0 1, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर हम लोग क्या किए, उसको टोटल से डिवाइड कर दिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो लिया है जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 से। काफी प्यारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 फेयर डाइस इच विथ फेसेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 6, जो फेयर डाइस है एक 1 से 6 तक लिखा ही होता है, कह रहा है आर रोल्ड टुगेदर, एक साथ दोनों डाइस को फेंका गया है, रोल्ड टुगेदर, एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज ऑब्जर्व्ड। 2 डाइस है उसको एक साथ फेंका गया और जो दोनों डाइस पे नंबर्स है उसके सम को ऑब्जर्व किया गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज, ये प्रोसेस कंटिन्यू किया गया और कब तक किया गया, टिल द सम इज आइदर अ प्राइम नंबर, यानी जो दोनों जो डाइस पे जो नंबर्स है उसका सम या तो एक प्राइम नंबर आ जाए या तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यानी ये चीजें तभी स्टॉप हुआ, तब तक चलता रहा जब तक सम या तो परफेक्ट सम आइदर अ प्राइम नंबर आ जाए, दोनों का सम, या तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ये काम चलता रहा। अब आइए बच्चों आगे क्या रहा है, कह रहा सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर। एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहां पे जो बच्चों को हमने देखा है, थोड़ा सा ये जो लाइन है समझने में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये जो लाइन यहां से यहां लिखा हुआ है इसको समझने में थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, आपको समझिएगा। द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर। पहले परफेक्ट स्क्वायर और पहले प्राइम नंबर, दोनों को पहले हम अलग अलग लिखते हैं, फिर इस पे आएंगे दोबारा हम। फिर आगे एक लाइन कंप्लीट कर ले। इफ P इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, कह रहा है कि जो P है, P इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। तो P बता रहा है प्रोबेबिलिटी को, कब, जब परफेक्ट स्क्वायर एक ऑड नंबर है। देन वैल्यू ऑफ 14P क्या है। ये क्वेश्चन एक्चुअली इंटीजर क्वेश्चन है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कोई ना कोई एक फिक्स इंटीजर आएगा। तो पहले जो क्वेश्चन कह रहा है पहले उसको लिखते हैं ताकि आप धीरे धीरे क्वेश्चन को क्लियरली समझ पाए, क्योंकि एक साथ इतनी सारी कंडीशंस है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है फिर क्या कहा जा रहा है। तो एक एक करके हम पहले जो बातें इंफॉर्मेशन है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। देखिए, अगर दोनों डाइस को हम थ्रो करते हैं एक साथ तो परफेक्ट स्क्वायर आने की संभावनाएं कब कब है, ये सारी संभावनाएं परफेक्ट स्क्वायर आने का, यानी अगर दोनों पे नंबर है 1 3 रहे तो ऐड हो जाएगा 4, 3 1 रहे तो 4, 2 2 रहे, 3 6 रहे, 6 3 रहे, इस तरह से। तो टोटल हमारे पास 7 वेज है, यानी 7 पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करें तो उस दोनों डाइस पे जो नंबर्स है उसका सम एक परफेक्ट स्क्वायर हो। दूसरा जो है वही है फेवरेबल केसेस फॉर सम बी प्राइम नंबर, यानी जो दोनों डाइस है उस पे जो नंबर्स है उसका सम एक प्राइम नंबर हो। उसके लिए हमने जितनी पॉसिबिलिटीज है वो यहां पे लिखा है, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकता है वो सारा हमने लिखा है। और टोटल हम देख रहे हैं 15 वेज पॉसिबल है, टोटल प्राइम नंबर का 15 वेज पॉसिबल है और जो स्क्वायर होने का है वो 7 वेज पॉसिबल है। अब यहां पे हम 2 इवेंट आपको बता रहे हैं। इवेंट दैट परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड, उसको हमने ए इवेंट माना है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअली में ऑड नंबर होना चाहिए, उसके लिए हमने ए इवेंट माना है। और दूसरा इवेंट हमने बी माना है, और क्या है वो देखो, कह रहा है इवेंट दैट
सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी प्राइम नंबर। फिर से ध्यान दीजिएगा, सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर, सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो बिफोर इज टर्न टू बी, यानी प्राइम नंबर आने के बाद, यानी जो हम लोग फेंक रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर आए और बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी प्राइम नंबर। इसको भी हम आपको अगले स्लाइड में बता रहे हैं ताकि थोड़ा और ओपनली समझे। इसको हम पहले यहां समझाते, देखिए हमने एक प्रोबेबिलिटी बना है परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर आने की संभावना क्या है, अगर दो डाइस को हम एक साथ थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 यानी 36 के बराबर होगा। आप ही सोचो बच्चों, दो डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 यानी 36 के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? और उसमें से परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है 7, जो फेवरेट केसेस है परफेक्ट स्क्वायर का वो क्या है 7। तो परफेक्ट स्क्वायर जब दो डाइस को हम फेंके और उसमें परफेक्ट स्क्वायर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे 7/36। तो यही हमने यहां पे लिखा है कि परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम। तो या तो हम पहले ही ऐसे डाइस को फेंके और हमको क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर आ गया, उसका क्या है 7/36। दूसरा क्या हो सकता है कि हमने डाइस को थ्रो किया और वो हमारा क्या है भाई, तो वो हमारा प्राइम नंबर आ गया और तब उसके बाद फिर हमको क्या आया परफेक्ट स्क्वायर आया। फिर हम डाइस को थ्रो किए, हमारा मान लो प्राइम नंबर आया, फिर प्राइम नंबर आया, फिर हमको परफेक्ट स्क्वायर आया। मतलब जब प्राइम नंबर आ रहा है तो हम नहीं देख रहे, जब हमको परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो हम लेते चल रहे, आगे बढ़ रहे। तो ये हमारे पास आ गया, इसे से हम आगे बढ़ते चले गए। यही दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आते चलेगा और हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे, फिर दूसरा हमने लिखा है और ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी, चलता रहेगा जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक चलता रहेगा ये काम। फिर उसी तरह से हमने लिखा है कि परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड। अब देखो बेटा, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होना चाहिए ऑड। तो पहले देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है परफेक्ट स्क्वायर ऑड का। परफेक्ट स्क्वायर ऑड हो तो यहां पे कितना होगा भाई, देखो ये हमारे पास 4, यहां पे 4, यहां पे 4, ये हमारे पास एक 9 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है और ये 9 दिख रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ऑड भी हो, इसकी हमारे पास आप देख सकते हो 4 ही फेवरेबल केसेस है। फिर से ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, जो नंबर्स है उसका सम परफेक्ट स्क्वायर भी हो और वो नंबर्स का सम ऑड नंबर भी हो, तो ऐसा फेवरेबल केसेस हमारे पास सिर्फ 4 है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास सिर्फ ये 4 ही ऑप्शन है ऐसे। तो ऑब्वियसली ऐसे नंबर जो परफेक्ट, जिसका सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और ऑड नंबर भी हो, तो क्या होगा 4 क्योंकि सैंपल स्पेस तो 36 है, दो डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो 4/36 होगा हमारे पास। तो हमने लिखा है परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड 4/36। फिर ये तो 4/36 हमारे पास आ गया, ये तो फिर हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, फिर हमारे पास 436, फिर प्राइम नंबर फिर 4/36। तो ये अपना कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। अब अगर हम इसको जोड़ेंगे, अगर इसको हम यहां पे जोड़ते बेटा तो देखो क्या होता, चूंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो क्या लिखते, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्री सीरीज दिख रहा है, तो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो 4/36/1 माइनस 15/36 ये हम लोग लिखते, ठीक है, जो हम लोग यहां पे लिखा भी है देख लो। और दूसरा जो हम लोग आते बेटा वो देखिए, हम लोग यहां पे ये भी हमारा एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म यानी 7/36 और फिर क्या लिखते हैं 1/15/36, तो ये हमारा आया 36। तो यही चीज देखो हम लोग यहां पे लिखे भी है और हम लोग उसको डिवाइड कर दिए। तो इसका जो डिवाइड किया तो हमारा आ रहा है 4/7 और ये 4/7 एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है। P इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड। परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड, फिर गौर कीजिए बेटा, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर जो हमारा ऑड नंबर है उसकी बात कर रहा है। तो यहां पे P जो हमारा आया है वो 4/7 आ गया है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखिएगा क्या कर रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से आ जाते क्वेश्चन पे। तब कह रहा है देन वैल्यू ऑफ 14p क्या होगा। तो 14p से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ नहीं किए हैं, तो हमारे पास जो p का वैल्यू है वो 8 के बराबर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है
वो 8 है बच्चों, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर 8 आ चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 से। ये मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, यानी मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन है, और काफी खूबसूरत क्वेश्चन है और काफी ध्यान से समझने वाला भी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है 2 players P1 एंड P2 प्ले अ गेम अगेंस्ट ईच अदर। 2 प्लेयर है, एक दूसरे के अगेंस्ट ही गेम खेल रहा है। इन एवरी राउंड ऑफ द गेम ईच प्लेयर रोल्स अ फेयर डाई वंस, यानी इन एवरी राउंड ऑफ द गेम ईच प्लेयर रोल्स अ फेयर डाई वंस। तो क्लियर हो चुका है। वेयर द 6 फेसेस ऑफ डाई हैव 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स। ये तो पता ही है कि डाइस पे हमारे पास 1 से लेकर 6 तक का नंबर होता है। इसके बाद कह रहा है लेट एक्स एंड वाई डिनोट द रीडिंग ऑन द डाई रोल्ड बाय P1, यानी पहला प्लेयर जो डाइस थ्रो करेगा तो कह रहा है लेट एक्स एंड वाई डिनोट द रीडिंग ऑन द डाई रोल्ड बाय P1, यानी P1 जो डाई रोल कर रहा है उससे, एंड P1 एंड P2, यानी P1 जो रोल कर रहा है उस पे जो नंबर्स है x एंड रीडिंग, जो नंबर्स का रीडिंग है उसको x लिखा जा रहा है और P2 का y है रिस्पेक्टिवली। इफ x ग्रेटर देन y, यानी x अगर y से बड़ा है, देन P1 स्कोर्स 5 पॉइंट्स, यानी x अगर y से ज्यादा होगा तो P1 को 5 पॉइंट मिलेगा एंड P2 को 0 पॉइंट मिलेगा। इफ x बराबर y, देन ईच प्लेयर स्कोर्स 2 पॉइंट्स, यानी x और y का नंबर अगर रीडिंग यानी कि दोनों जो है वो बराबर अगर आ जाएगा तो दोनों को 2-2 पॉइंट मिलेगा। इफ x इज लेस देन y, x से अगर y बड़ा है, देन P1 स्कोर 0 पॉइंट एंड P2 स्कोर 5 पॉइंट्स, यानी अगर y ज्यादा है तो P2 को 5 पॉइंट्स मिलेगा और P1 को 0 पॉइंट मिलेगा। लेट xi एंड yi बी द टोटल स्कोर ऑफ P1 एंड P2। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और समझने का चीज है। xi and yi be the total score of P1 and P2 respectively after playing the ith round। ith round खेलने के बाद जो उसका स्कोर है ये है। तो अब आपके पास ये सारी चीजें कह रहा है, कह रहा है x2 ग्रेटर देन इक्वल टू y2 होगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा, x2 से बड़ा होगा y2 से तब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, x3 y3 के बराबर होगा तब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और x3 बड़ा होगा y3 से तब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं, 2 फेयर डाइस को रोल्ड किया गया है। आपका समय बचे इसलिए हम लोग इस पे हमने पहले ही लिख के रखा है। देखिए 2 फेयर डाइस जो है वो अगर हम रोल करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो सैंपल स्पेस है वो 36 होगा, तो हमने ये 36 यहां पे लिखा ही है, 36 है। अब यहां पे देखा जाए तो x क्या क्या हो सकता है वो बता रहे हैं। x बराबर y हो जाए, ये कब कब हो सकता है सोचिए एक बार, जैसे दोनों पे 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और 6 6 आ जाए, तो दोनों पे बराबर नंबर आने वाले कितने 6 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, तो हमने वही लिखा है 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज। अब देखिए 36 टोटल यानी 36 टोटल में दोनों पे बराबर आने की जो संभावना है वो 6 है, तो रेस्ट 30 बचा। अब 30 में से x बड़ा y से आए और y, तो अभी से दोनों एकदम सिमेट्रिक है, तो 15 ये होगा 15 ये होगा, तो ये हो गया टोटल, यानी 6 जो हो गया दोनों बराबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और जो 30 बचा उसमें x से बड़ा y और y से बड़ा x, ये फिर दोनों 50-50 का सिमेट्रिकल है, इसलिए 15 15 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे, कह रहा है कि जब x बराबर y है, अब हम लोग पहले एक एक करके निकालते चलते हैं, काम करते हैं। x बराबर जब y होगा तो ऑब्वियसली उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x और y दोनों नंबर बराबर हो तो 6/36 होगा। x जब y से बड़ा होगा उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और x जब जो चूंकि बराबर ही है तो सेम लिख दिए 15/36 जो कट के 5/12 यानी 5/12 के बराबर आ गया है। अब देखिए इस चीज को हम ऐसे सोचते, देखो इस चीज को थोड़ा सा हम ऐसे सोचते हैं ताकि आपको समझने में फायदा हो, क्योंकि पॉइंट्स कैसे विन करेगा इस पे। तो हम लोग जब दोनों के नंबर्स बराबर आएंगे उसको हम लोग टाइम मानते हैं, उस मैच को टाइम मान लेंगे, और हम लोग जो 5/12 चाहे वो ये जीतेगा तो वो हारेगा, ये जीतेगा तो वो हारेगा, कोई एक तो जीतेगा ही, तो हम लोग इसको टाइम मान रहे हैं। तो टाई जो इक्वल आ रहा है उसको टाइम मान रहे हैं, तो जो टाई है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं,
2/12 हमने लिखा है, ठीक है। अब ये 2/12 में देखो एक्चुअली है ये 1/6, तो इसको हम लोग एक्चुअली यहां पे 5/12 है, तो ये यहां भी 12 ही है, इसलिए हमने क्या किया इसको 2 ओपन कर दिया ताकि कोई आपको समस्या ना हो। फिर हम लोग विन का देखो, चूंकि दोनों x जब y से बड़ा है या y से जब x बड़ा है, दोनों के सिर्फ 5/12 ही है, तो हम कोई भी एक में जैसे अगर P1 जीतेगा तो ऑब्वियसली वो हारेगा, और ये अगर हारेगा तो वो जीतेगा, ये कंफर्म है। तो इसलिए हम विन को लेकर चल रहे हैं, तो जीतने का प्रोबेबिलिटी 5/12 है और लूज करने का 5/12 है। आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है कि x2 अगर y2 से बड़ा यानी बड़ा होगा तो कब कब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। जो पहला प्लेयर है पहले विन कर गया तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट इसको मिल चुका है। P2 लूज कर गया, एक ऑप्शन है। दूसरा पॉसिबल हो सकता है कि P1 जो है विन किया और फिर टाई कर गया, तो 5 पॉइंट अभी तक मिल चुका है, क्योंकि जब टाई करेगा तो दोनों पॉइंट का तो दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो ज्यादा के लिए तो कम से कम एक बार विन होना जरूरी है, 2 बार ऑप्शन में, तो एक टाई इसको भी है, तो या तो ये टाई कर गया मतलब लूज कर गया दोनों, या तो एक बार लूज किया हारेगा, क्योंकि अगर ये विन किया तो अगर जिसमें ये विन किया यहां लूज हो जाएगा, तो लूज और टी, तो ऑब्वियसली यहां 2 पॉइंट होगा, तो यहां पे 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, तो इसका मतलब यहां पे विन लेके आ ही नहीं सकते, यहां पे विन हमको यही रखना पड़ेगा अगर हम एक्स बड़ा रखना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात में हम क्या बोल रहे हैं, तो ही हमारे पास पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। एक तो ये पहला वाला आप आसानी समझ कि दोनों विन कर गए, और तो दोनों में जब ये विन किया तो लूज करेगा, ऑटोमेटिक है, जब ये विन तो ये लूज, ये तो समझ में आ गया। अब यहां पे हमने कहा विन तो ये लूज, ये टाई तो टाई। अब कोई ये सोचे कि सर जी हम यहां पे लूज कर दें और विन टाई कर दें, तो जैसे ही लूज करेंगे यहां पे विन आ जाएगा, तो विन का मतलब 5 पॉइंट और टाई का मतलब 2 पॉइंट, 5 2 7, तो यहां पे लूज होगा और फिर टाई, तो इसका मतलब 0 और 2, तो फिर तो एक्स बड़ा होगा ही नहीं। तो इसका मतलब एक्स को बड़ा होने के लिए ये जरूरी है कि ये विन करे तो ये लूज करे, और ये टाई तो टाई, यानी यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी आप सोच के देखो बेटा, उस केस में एक्स वाई से बड़ा नहीं हो पाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग इसका निकालते हैं, कोई एक का निकालते हैं, तो किसी एक का जैसे P1 का निकालेंगे, जीतने का निकाले तो ऑटोमेटिक दूसरे का हारने का निकल ही जाएगा, तो जीतने का हम P1 का जीतने का निकाल रहे हैं, तो विन विन तो 5/12 प्लस, और ये देखो यहाँ पे एक विन एक टाई, तो दोनों में कब विन कब टाई, तो उसके लिए हम 2C1 लिख दिए, और जब विन करेगा तो 5/12 और जब लूज टाई करेगा तो 2/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/16 आ गया हमारा। अब देखिए जो हमारा x2 बड़ा है 5/16, ये आपका आ चुका है, तो आप देख सकते हैं ये इससे कनेक्ट हो चुका है ना। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात हम x2 बराबर y, यानी दोनों का रीडिंग जो है वो नंबर पॉइंट जो है वो बराबर हो जाए उसकी बात कर रहे हैं, x2 y2 के बराबर हो जाए उसकी बात हम कर रहे हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है वो दिखा रहे हैं, ये विन करे ये लूज करे विन करे, तो ऑब्वियसली दोनों बराबर हो जाएगा पॉइंट, और ये तो ये टाई करे ये भी दोनों टाई करे, यही 2 पॉसिबल हो सकता है बराबर होने का। और आप सोच के देखिए बेटा, इसके अलावा अगर आप एक बार सोच के देखिए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखेगा नहीं, तो यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है जब x2 और y2 दोनों का रीडिंग बराबर हो। तो हम चलिए किसी एक का लिखते हैं, प्लेयर 1 का ही लिखते हैं, चलिए तो प्लेयर 1 का लिखे, तो इसमें से लूज और विन में विन और लूज में कब लूज कब विन, तो दोनों में से एक में चूज किए, और फिर विन का हम लोग 5/12 लिखे और लूज का 5/12 लिखे, दोनों का सेम ही है। फिर टाई में तो कोई लफड़ा नहीं, इसमें चुनना ही नहीं है, तो टाई का हम लोग 2 को लिखे, इसको सॉल्व किए 6/12 आ गया। बट आप देखिए आपके जो ऑप्शन है उसमें x2 ग्रेटर देन इक्वल टू y2 है, तो x2 ग्रेटर देन इक्वल टू y2 निकालने के लिए बराबर और बड़ा दोनों लेना पड़ेगा, तो हमने यहां जो निकाला 5/16 और 6/16 दोनों को ऐड कर दिया, तो 11/16 आ चुका है। तो आइए देखिए 11/16 इसका 11/16 ये वाला है, तो पहले वाले का Q आ चुका है हमारा। अब x3 y3 के बराबर की बात करते हैं, तो आइए x3 y3 के बराबर करते हैं। अब x3 y3 कब बराबर हो सकता है, यानी दोनों का पॉइंट कब बराबर हो सकता है ये बात करते हैं। तो P1 जो प्लेयर है वो तो तीनों या तो टाई कर दे, है ना, तो P2 भी टाई हो जाए तीनों, एक ऑप्शन, या जो प्लेयर फर्स्ट है वो विन करे लूज करे फिर टाई करे, तो ये भी लूज करे विन करे टाई करे, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकता है। P1 का हमने पॉसिबिलिटी दिखाया और P2 का पॉसिबिलिटी दिखाया है, यही पॉसिबिलिटी हो सकता है जिसमें दोनों का जो नंबर है वो बराबर या इक्वल आएगा। तो चलिए P1 का ही लिखते हैं हम लोग, किसी एक का लिखेंगे दूसरे का ऑटोमेटिक आएगा, तो P1 का लिखते हैं, तो P1 का लिखे तीनों टाई, तो हमने ये लिख दिया विन। अब इस 3 में से कब विन, तो 3C1, फिर विन कर गया तो उसका तो 5/12 लिख दिए। अब 2 में से फिर कब लूज, तो उसके लिए फिर 2C1 लिखे और फिर लूज का लिख दिए और फिर विन का लिख दिए, हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 77/432 आ गया। ये हमारा x3 = y3 का आया है। x3 = y3 ये वाला जो है वो आप देखिए 77 कितना आया था, 77/432,
इसका मतलब 77/432, ये भाई साहब इससे जुड़ गया। अब है हमारा कि x3 y3 से बड़ा हो, x3 y3 से बड़ा हो। आइए देखिए x3 y3 से बड़ा कभी बात करते हैं। हमने उसके लिए यहां पे पॉसिबिलिटी जो है वो आपको लिखा है, और इस पॉसिबिलिटी को भी देखिए x3 y3 से बड़ा, या तो कंटिन्यू तीनों जो P1 है वो विन कर दे, ये लूज कर गया, या 2 विन करे 1 लूज करे, या 2 विन करे 1 टाई कर जाए, या 1 विन करे 2 टाई कर जाए। तो ये हमने लिखा है, तो P1 का यही पॉसिबल हो सकता है, 4 पॉसिबल हो सकता है। आप भी सोच के एक बार देख लेंगे, हमने तो बताया ही है। इसके बाद हम लोग यही बेटा होगा ही, इसके अलावा कोई संभव ही नहीं है। जितनी भी पॉसिबिलिटी हमने सारा लिखा ही है, तो ये तो बस ऐसे आपको सोचने के बोल देते हैं। अब क्या है कि इसका हम निकालना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो P1 का हम लिखते हैं, तो तीनों विन, तो कोई समस्या नहीं है। अब 2 विन 1 लूज, तो उसमें से हमने कोई एक लूज कहां पे होगा वो चुना, और फिर वो हमने दोनों विन का लिख दिया और लूज का लिख दिया है। ठीक है, यहां पे एक छूट गया है, स्क्वायर होगा। इसके बाद हम लोग फिर 2 विन और 1 टाई, तो उसमें से फिर हम लोग एक चुने और उसका लिख दिए। 1 टाई का हम लोग यहां पे लिखे। इसके बाद फिर हम लोग 1 विन 2 टाई, 1 विन 2 टाई, 1 विन और 2 टाई का हम लोग लिख दिए हैं, और उसको सॉल्व करेंगे तो 355/364 आएगा। अब देखिए यहां पे 355/864 है, अच्छा 8 है, 864 है। तो हमारे पास जो आ रहा है 355/864 ये है, तो ये हमारा आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, और इसको हम लोग मैच करके देखें और सारी पॉसिबिलिटी देखें। और बढ़िया क्वेश्चन, काफी प्यारा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, और हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन में और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो लिया है जेईई एडवांस 2019 पेपर 2 से। काफी प्यारे क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, लेट मॉड ऑफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स। एक्स सेट में जो भी एलिमेंट्स है उसको मॉड ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लाइन को गौर कीजिएगा। फिर कह रहा है कि लेट एस एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, बी अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपके पास गिवन है, जो एस है आपके पास ये। फिर कह रहा है वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू अकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वली लाइकली जब लिखा होता है तो प्रोबेबिलिटी लगाने में हमको बहुत खुशी होता है, क्योंकि सारे बराबर होते हैं तो कोई समस्या नहीं फील होता है। तो इक्वली लाइकली इवेंट है। फिर कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एसोसिएटेड विथ एस, यानी ए इवेंट और बी इवेंट आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। खूबसूरत क्वेश्चन, काफी बारीकी से देखने वाला क्वेश्चन, और काफी ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन भले है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं, यानी बहुत सारा आइडिया आपको डेवलप हो सकता है। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। हम लोग अगर सैंपल स्पेस जो हमारे पास गिवन है उसको अगर हम देखें तो सैंपल स्पेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 गिवन है हमारे पास, तो एन ऑफ एस का वैल्यू 6 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है, आपका समय किल ज्यादा ना हो, समय बचे, क्योंकि काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने पहले ही लिख दिया था कि आपको सिर्फ समझाना पड़े। इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, और बच्चों आप पढ़ते हैं कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो अगर हम लोग उसके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर होता है। इस चीज का हम लोग यूज भी करेंगे। अब जो शुरुआत में क्वेश्चन में देखिए जो लिखा हुआ था कि मॉड ऑफ एक्स डिनोट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स, तो सेट एक्स भी जो है उसको मॉड ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। जस्ट वहीं से क्वेश्चन जो कह रहा है उससे। सिमिलरली मॉड ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस P ऑफ A को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी तो रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, उसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया, इसको भी सैंपल स्पेस से, इसको भी लिखेंगे ना। N ऑफ A, तो A तो मॉड ऑफ A ही रिप्रेजेंट करता है, तो 6 से डिवाइड कर दिए। 6 से जब डिवाइड किए तो हमारे पास आ गया एक 6 तो चला गया, तो हो गया मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इज इक्वल टू 6 इंटू मॉड ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहां से
चूंकि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी का जो प्रोडक्ट है वो 6 टाइम आ रहा है, तो यहां से समझ में आ रहा है कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी हमेशा शुड बी मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 के मल्टीपल में होना चाहिए। बात तो कंफर्म। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेप्ट बी का, और ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी होगा तो इंटीजर ही होगा। इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी का प्रोडक्ट जो है वो 100% 6 के मल्टीपल में होगा। आइए इससे क्या है, 6 के मल्टीपल में होगा, ये तो हम लोग समझ गए, यहां से हम लोग समझ गए कि 6 के मल्टीपल में होगा। तो अब हमको जो जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ए और बी के लिए भी सिंपल स्पेस यही है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक एक करके हम लोग डिफरेंट केसेस पे बात करते हैं। तो आइए पहला केस हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट केस, कि अगर हम लोग मॉड ऑफ ए, चूंकि पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी जो है वो 6 के मल्टीपल में आना चाहिए। ऐसे इसको मॉड पढ़ रहा तो उसी तरह नहीं है, क्योंकि नोटेशन दिया है मॉड, एक्चुअली में ऐसा नहीं कि ए का मॉड है, ये नोटेशन इस तरह से दिया हुआ है। तो मॉड ऑफ ए अगर हम 2 लेते हैं, मॉड ऑफ बी अगर 1 लेते हैं, तो चूंकि हमको दोनों का प्रोडक्ट 6 का मल्टीपल होना चाहिए, और ये प्रोडक्ट 2 आ रहा है जो 6 का मल्टीपल नहीं है, यानी केस 1 से हमारे पास, यानी इसका वैल्यू 1 2 और इसका वैल्यू 1 अगर मानेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। दूसरे आते हैं, दूसरे केस ले रहे हैं कि अगर हम इसका वैल्यू 3 ले, तो ऑब्वियसली इससे बी जो है वो हम क्या क्या ले सकते हैं, एक बार देखिए यहां से फिर से, ये हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं हो सकता है। ये इस कंडीशन को ध्यान देना है, मॉड ऑफ ए से मॉड ऑफ बी हमेशा छोटा होना चाहिए, और ये जो है वो 1 से बड़ा, यानी ये 1 के बराबर तक हो सकता है, लेकिन मॉड ऑफ ए से हमेशा छोटा होगा। तो मॉड ऑफ ए से अगर छोटा होगा तो अब देखिए पॉसिबिलिटीज, यानी इससे 3, अगर 3 लिए तो अब इससे एक छोटा यानी 2, और उससे छोटा 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा तो होगा नहीं, तो हमने 2 और 1 ले लिया। अब देखो यहां से, अब चूंकि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी का प्रोडक्ट जो है वो 6 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो हम अगर मल्टीप्लाई करते हो 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, यहां पे 3 और ये हमने 2 लिया है, तो यहां पे 6 हो गया हमारा, और फिर ये 6 इसके बराबर है, तो यहां से हमारे पास इसका वैल्यू 1 के बराबर हो गया। 1 पे तो खैर आता ही नहीं, तो 2 हमारा एक्सेप्टेड है, 1 तो खैर लेना ही नहीं था, क्योंकि 3 इंटू 1 तो 6 के मल्टीपल में आएगा ही नहीं, तो हमारे पास ये हुआ। तो अब हम यहां पे जाने, इसका वैल्यू अगर 1 आया, ये 3 आया, इसका 2 आया, तो यहां से क्या कितने क्या केसेस बन सकते, वो मतलब इस चीज की होने की क्या संभावना है। तो आइए हमने वही लिखा है कि अगर इसका वैल्यू 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है, तो हमने एक वेन डायग्राम बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। और यहां पे देखिए ए में हमारे पास 2 एलिमेंट है, इसमें ए है और इसमें 1 है, तो ऑब्वियसली यहां पे 3 इसमें टोटल आ गया ए में, बी में 2, तो 1 कॉमन है क्योंकि कॉमन भी 1 है, और 2 हम लोग बाहर कर दिए, टोटल 6 है। तो ए में हमने क्या लिखा, टोटल वेज 6 में से कोई भी 2 3 चुनेंगे जो ए में आए, तो हमने 3 चुने, उसमें से 3 में से कोई 1 चुनेंगे जो कॉमन में आए, तो वो चुने हम लोग। और फिर अब जो रेस्ट बचा, 3 तो यूज हो गए ए में, 3 और बचा, उस 3 में से कोई 1 जो बी में रखेंगे उसको चुने, और जो रेस्ट बचा उसको लिख दिए। ये 180 के बराबर हो गया। हमने लिखा भी कि ए के लिए हमने ये लिखा है, और कॉमन के लिए हमने ये लिखा है, और ये बी के हमने लिखा है। तो ये फर्स्ट केस से हमारे पास आया है, सेकंड केस से हमारे पास आया है। अब हम नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं कि अगर मॉड ऑफ ए का वैल्यू 4 पुट करते तो क्या होगा। अगर मॉड ऑफ ए का वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो चूंकि मॉड ऑफ बी उससे जस्ट एक कम छोटा, यानी 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 लेंगे तो 4 इंटू 2 6 के मल्टीपल में नहीं आएगा, तो 2 रिजेक्ट कर दिए। 4 इंटू 1 6 के मल्टीपल में, तो 1 रिजेक्ट कर दिए। लेकिन 4 इंटू 3 12 है, जो कि 6 के मल्टीपल में आ सकता है, इसलिए हम 3 को लिए हैं। और जब हम लोग लिखेंगे तो ये 6 के बराबर, तो यहां से आया हमारे पास, चूंकि ये तो वही शुरू से हम लोग चला कंडीशन, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो मॉड है वो 2 के बराबर आया। तो अब हम लोग जान गए कि इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 2, तो क्या परसेंटेज बन रहा है। तो आइए दिखाते हैं। हमने एक वेन डायग्राम फिर से तैयार किया है, इसमें हमने 4 एलिमेंट दिखाया है, कॉमन में हमारे पास 2 है तो 2 दिखाया, और बी में हमारे पास 3 है तो टोटल हमने 3 दिखाया। तो अब देखिए 6 में से पहले हम 4 एलिमेंट चुने जो ए में रखना चाह रहे हैं, तो 6C4 लिखे। अब उस 4 में से कोई 2 को हम इस कॉमन में रखना चाह रहे हैं, तो 4C2 लिखे, और अब ये हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद हमारे पास 4 तो यूज हो गया ए में, तो बचा 2, उस 2 में से कोई 1 हमको यहां रखना है, तो उस 2 में से कोई 1 चुन लिए, ये 180 के बराबर आया। तो ये तीसरा केस हुआ। अब हम चौथे केस पे आसे। चौथे केस में अब हम मॉड ऑफ ए का वैल्यू 5 पुट किए हैं, तो 5 अगर पुट किए तो क्या है, देखिए मॉड ऑफ बी का वैल्यू हमारे पास 4 हो सकता है, क्योंकि एक कम था, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 20, ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है। 5 इंटू 3 ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है। 5 इंटू 2 ये भी 6 का मल्टीपल, 5 इंटू 1 कोई भी 6 का मल्टीपल में नहीं है, इसलिए इसमें कोई केसेस हमारे पास नहीं आ पाया। अब हम देखते हैं कि अगर मॉड ऑफ ए का वैल्यू 6 पुट करते हैं, तो बी हमारे पास 5 4 3
2 1, चूंकि एक खुद ही 6 है तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीपल में आएगा ही आएगा, इसलिए इधर का जितना भी नंबर है वो सारा का सारा नंबर एक्सेप्टेबल है, सारा ले सकते हैं। तो हम लोगों ने अब सारा नंबर ले सकते हैं 5 से ये तक। तो अगर हम 5 से अगर 0 से लेके 6 तक होता, बाइनोमियल में याद करो 0 से 6 तक लेते तो लिखते 2⁻6, तो एक 0 वाला और एक 6 वाला, तो उसके लिए 6 और 6 हमने हटा दिया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 6 थी तो वो तो टोटल लेना ही था, तो हमारे पास आ गया 62। तो अब हमारे पास जो टोटल केसेस से आए, तो यहां से देखिए सबसे पहले से हमारे पास 180 आया, उसके बाद दूसरे से हमारे पास फिर 180 आया है, फिर तीसरे से हमारे पास 62 आया है, तो हमने सबको ऐड कर दिया और इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो 422 यानी 422 आया है। बच्चों अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं ये जेईई एडवांस 2021 का पेपर 1 का क्वेश्चन है और काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन आपको काफी ध्यान से काफी बारीकी से देखना पड़ेगा, और एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे क्वेश्चन आप एंड में बनाइए, नहीं तो फिर आपको उलझा देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी में कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन और थोड़ा दिमाग में दर्द देने वाले क्वेश्चन है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कंसीडर 3 सेट्स, 3 सेट है हमारे पास, एक E1 है, एक F1 है और एक G1 है, 3 सेट हमारे पास गिवन है, एक E1 है, एक F1 है और एक G1 है। फिर कह रहा है 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम, 2 एलिमेंट चूज किया गया विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट E1 सेट से रिप्लेसमेंट के साथ चूज किया गया है, यह भी ध्यान रखना है। एंड लेट S1 डिनोट द सेट ऑफ S1, सेट ऑफ दीज चूजन एलिमेंट, जो एलिमेंट चुना गया उसको सेट S बोला गया है। अब देखिए यहां पे E2 सेट E1 माइनस E2 सेट E1 माइनस S1 है, यानी जो आप सेट जो चूज करते हैं 2 एलिमेंट रिप्लेसमेंट के साथ उसको S1 सेट बोला गया, और S1 जो है वो E1 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, वो E2 है। फिर F2 क्या है, F2 जो है जो F1 सेट है उसी में यूनियन कर दिया S1 को, तो ये इसके बराबर है। बहुत सारे इसमें एक्चुअली इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, तो एकदम ध्यान से इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। फिर कह रहा है नाउ 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम, 2 एलिमेंट चूज किया गया है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट F2, अब ये F2 सेट से चूज किया गया, ध्यान रखिएगा। एंड लेट S2 डिनोट द सेट ऑफ दीज चूजन एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर यहां से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है G2 जो है वो G1 यूनियन S2 के बराबर है, जो G2 है वो G1 यूनियन S2 के बराबर है। S2 हमारे पास जो है वो F2 से चूज करने के बाद बना है। फाइनली 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट G2, यानी सेट पे सेट लगातार बनते जा रहा है G2। एंड लेट S3 डिनोट द सेट ऑफ द चूजन एलिमेंट, अब तीसरा सेट S3 हमारा बन चुका है। और फिर कह रहा है कि E3 जो है वो E2 यूनियन S3 के बराबर है। फिर कह रहे हैं गिवन दैट E1 और E3 अगर बराबर है, जो फर्स्ट सेट हमारा E1 था याद कीजिए यहां पे है, E3 उसके बराबर है, यानी E3 जो सबसे फाइनल सेट बना है लास्ट में वो और शुरुआत का दोनों बराबर है। लेट P बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट S1 इज इक्वल टू 1 2, देन वैल्यू ऑफ P इज, आप देख सकते हैं बहुत सारा सेट है, तो इसको आपको हम थोड़ा सा लिख के दिखाते हैं ताकि आप समझ पाइए कि कैसे कैसे क्या करना है हमको। आइए देखिए, सबसे पहले E1 सेट हमारे पास गिवन है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है। अब क्या बोला सुनिए, कह रहे 2 एलिमेंट इसमें से सिलेक्ट कीजिए, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो 1,2 ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, या तो 2 3 ले सकते हैं, या 1 3 ले सकते हैं, ये 3 पॉसिबल हो सकता है, ठीक। और तीनों का इक्वल चांसेज है, ये भी ध्यान रखना है, तीनों का इक्वल चांसेज है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं इसका प्रोबेबिलिटी 1/3, इसका प्रोबेबिलिटी S1 का प्रोबेबिलिटी जो S1 जिसमें 1 2 आ रहा है इसका प्रोबेबिलिटी 1/3, 2 3 आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 और 1 3 आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, ये हो गया। अब देखिए फिर क्या कर रहा था, कह रहा था E2 ऐसा सेट है जो E1 में से अगर S1 घटाएंगे, देखिए क्या कर रहा था, E2 जो है वो है E1 में से S1 घटा दीजिए, तो अब सोचो 1 2 3 इसमें से अगर हम 1 2 हटा दिए 3 बच गया, सेम फिर यहां पे 1 2 3 में से 2 3 हटा दिए 1 बच गया, और फिर सेम यहां पे देखिए 1 2 3 में से 1 3 हटा दिए 2 बच गया, तो E2 सेट हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, जो जो क्वेश्चन कह रहा है वही काम करते जा रहे हैं।
हम लोग अभी तक में E2 बना लिए बेटा। अब कह रहा है क्या, अब हमको कह रहा है F2, F2 है F1 सेट पहले कहां से ये भी चेक कर ले हम लोग। S1 डिनोट हो चुका है, E2 आ चुका है, F2 आइए देखिए F2 के बारे में बात करते हैं पहले। F2 कह रहा है, F2 जो है वो F1 यूनियन S1 है। F1 आपको यहां पे गिवन है बेटा, देखिए यहां पे F1 गिवन है आपके पास, जिसमें 1 3 4 है, उसका यूनियन लेना है S1 के साथ। तो ध्यान रखिए 1 3 4 का यूनियन लेना है S1 के साथ। S1 हमारे पास जो यहां पे है, S1 हमारे पास यहां पे 1 2 है, और हम यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कौन सा सेट है यहां पे, F1 1 3 4 है, F1 जो है वो 1 3 4 है। अच्छा देखिए तो क्या कर रहा है, F1 का S1 के साथ यूनियन लीजिए, यही है F2। देखो बेटा F2 क्या है भाई, F1 का यूनियन S1 के साथ, तो हम लेते हैं 1 3 4 और S1 के साथ यूनियन, तो 1 2 और 1 3 4, तो हो गया 1 2 3 4। फिर इसका हम ले रहे हैं S1 के साथ यूनियन लेंगे, तो F2 बनना है हमारा, तो इसमें है 2 3 और इसमें है 1 2 3 4, तो 1 से 3 4 तक आ गया। फिर यहां पे देखो S1 के साथ यूनियन लेना है हमको, तो S1 यहां पे 1 3 है, यहां पे 1 3, तो यहां पे हमारे पास 1 3 4 ही है, क्योंकि 1 इसमें है, 3 है, 2 तो है नहीं, इसलिए F2 1 3 4 आ गया। तो F2 तक हम लोग काम कर लिए, यानी F2 तक हमारा काम हो चुका है। अब यहां तक आशा करते हैं कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। F2 तक का काम हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग इसके आगे की बातें करते हैं, जो आगे बोल रहे हैं वो देखते हैं। तो आइए फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ताकि क्वेश्चन बड़ा है तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। हम लोग यहां तक का काम कर चुके हैं F2। अब क्या कह रहा है सुनिए, अब कह रहा है कि लेट S2 डिनोट द सेट ऑफ दीज चूजन एलिमेंट, रिप्लेसमेंट फ्रॉम F2। अच्छा ठीक है, यहां तक हो गया, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से। नॉट 2 एलिमेंट्स आर चूजन, F2 बनने के बाद 2 एलिमेंट फिर से चूज किया गया। नॉट 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट, फ्रॉम द सेट F2 सेट से ले जा रहा है 2 एलिमेंट, और एंड लेट S2 डिनोट द सेट ऑफ दी चूजन एलिमेंट, यानी अब हम F2 सेट से 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, और वो जो आएगा उसको हम लोग S2 सेट बोलेंगे, S2 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और पहले S2 सेलेक्ट कर ले, फिर बात करते हैं आगे, एक एक काम करके करते हैं। तो देखो इसमें से 2, अगर हम F2 से 2 लेंगे तो पॉसिबिलिटी हमारे क्या क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है। मतलब इसे 2 अगर लेंगे तो ये इतने सारे पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकते हैं। ये S2 है हमारे पास। फिर उसी तरह से ये S2 है हमारे पास, फिर उसी तरह से यहां पे फिर हमारे F2 से फिर हम 2 ले रहे हैं, तो क्या हमारे पास आएगा, ये जो 1 2 3 4 इससे ले रहे 2 तो हमारे पास ये सारे यहां से यहां तक का पॉसिबिलिटी आ गया। फिर इसी तरह से हमारे पास ये F2 है, इसमें से 2 ले रहे हैं, तो फिर हमारे पास देखिए यहां पे 2 ले रहे हैं हम लोग, तो 1 3 1 4 1 3 4, तो 2 का जो पॉसिबिलिटी जो हमारे पास आ चुका है ये, ठीक है। अब 2 भी ले लिए, S2 भी बना लिए। S2 बनाने के बाद फिर क्या कर रहे हैं, देखिए फिर कह रहा है S2 जब बना लिए उसके बाद G2 जो है वो G1 यूनियन S2 है। G1 यहां पे देखिए बेटा, यहां पे गिवन है, यानी G1 में आपके पास 2 3 4 5 है, और आप G1 S2 तो निकाल ही चुके हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं, पहले G1 2 3 4 है, G1 2 3 4 है, G1 2 3 4 2 3 4 5 भी है, अच्छा 5 भी है। और देखो बेटा अब क्या कर रहा है, कह रहा है सेट G2, हाँ G1 यूनियन S2, G1 यूनियन S2। अब देखिए बेटा S2 हमारे पास यहां पे आ चुका है, G1 हमारे पास 2 3 4 5 है। अब क्या कर रहा है भैया, दोनों का हमको यूनियन ही कर रहा है ना, G1 यूनियन S2 ले रहा है, ठीक है। चलिए ये हमारे पास आ गया, तो G2 हम लोग लिख देते हैं यहां पे। देखिए आप लोग यहां पे अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, S1 के साथ है, S2 के साथ है, ये देख लो एक बार, G1 यूनियन G1 यहां पे है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब क्या करें, जो कि एक क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। फाइनली 2 एलिमेंट्स, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। नॉट 2 एलिमेंट्स आर चूजन रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट F2 एंड S2 डिनोट द सेट ये, let G2 is equal to G1 union S2. Finally 2 elements are chosen at random without replacement from the set G2 सेट से हमको लेना है, एंड
S3 डिनोट द सेट ऑफ दीज एलिमेंट्स। आइए देखिए अगला, अब हम बात क्या करने जा रहे हैं वो समझिए। देखिए बच्चों, हम जो भी एलिमेंट इसमें हमारे पास है उससे हमने G2 ग्रुप बना लिया। अभी आपने देखा था G1 के साथ यूनियन हमको करना था, तो हमने 1 2 3 4 और हमने यहां से यानी इसमें जितना है उससे एक ग्रुप बनाया 1 2 3 4 और वहां से 5 भी ले लिए, और यहां से हमने बनाया 2 3 था इसमें, तो इसमें 1 नहीं है इसलिए हम लोग 2 3 4, क्योंकि इसमें 1 यहां भी नहीं है तो यहां से हमने ये बनाया। सेम उसी से यहां से हमने 1 2 3 4 5 बनाया, यहां से 5 ऐड कर दिया, और यहां से 2 3 इसमें 1 तो है नहीं तो 2 3 4 यहां भी 1 नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर 1 1 3 4 यहां लिखिए 2 और 3 है तो 2 और 3 ऐड कर आ गया हमारे पास, क्योंकि यहां पर 2 3 है, और फिर 3 4 में इसके साथ लिए तो 2 3 4 आ गया हमारे पास 5। अब जो हमारे पास G2 बन चुका है हर जगह, ये G2 हमारे पास बन चुका है यहां से यहां तक में, तो ये तो पहला ये सारा हमारा बन चुका है। बस अंतर थी में कि इसमें 1 है इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है इसमें 1 नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है G2 S3 डिनोट द सेट ऑफ दिस एलिमेंट। अब क्या कह रहा है 2 elements are chosen at random without reference from the set G2 and let S3 denote the set of these chosen elements। और S3 जो है वो E2 यूनियन S3 के बराबर है, S3 E2 यूनियन S3 के बराबर है। चलिए इसको ध्यान दीजिए, यहां से अब दो एलिमेंट हमको लेना है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, दो एलिमेंट हमको लेना है। सारा खेला क्वेश्चन को समझने का ही है। क्वेश्चन समझ में आए तो इसमें आंसर में बहुत दम नहीं है। क्वेश्चन जो कहता है वही समझने में बच्चों को दिक्कत होता है, इसके आंसर में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, वो फटाफट लिख लेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए, अब यहां से दो एलिमेंट हम लोग लेंगे, ठीक है, और इसमें कंडीशन ध्यान रखना है, कंडीशन ये भी ध्यान रखना है कि E3 जो है वो E2 यूनियन S3 के बराबर है और E3 फाइनली E1 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, E3 को E1 के बराबर ही लिख देते। E1 याद करो 1 2 3 था तो पहले लिख दिया ताकि हमको समस्या ना रहे। अब देखिए फिर से दो एलिमेंट G2 के साथ लिया गया, तो G2 से दो एलिमेंट लिया गया, और G2 से दो एलिमेंट लेने के बाद वो S3 बन गया और वो E2 के साथ यूनियन लिया गया। E2 देखिए कहां पे है, E2 आपका यहां पे है। यही सबसे लास्ट और सबसे बारीकी वाला स्टेप है, सबसे लास्ट और सबसे बारीकी वाला स्टेप है जहां पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं पूरी तरह से। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इससे आपको दो लेना है, ध्यान दीजिएगा फिर से, इससे आपको दो लेना है, उसका फिर इसके साथ इससे दो लेना है, और ऐसा लेना है कि इससे यूनियन किया जाए तो इसके बराबर आ जाए, E3 के बराबर आ जाए। E3 चूंकि 1 के बराबर है, E1 के बराबर तो हमने पहले ही लिख दिया है। तो सोचिए अगर हम इसके साथ ये यहां से दो लेंगे, इसके साथ यूनियन करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर हम इसमें से यहां पे 3 है तो ऑटोमेटिक हमको यहां से 1 2 लेना पड़ेगा, अभी तो यूनियन लेंगे क्योंकि दो यहां से लेना है, एक यहां पे है। ध्यान देना बच्चों, एक यहां पे 3 है और यहां से हम 2 लेना है, तो यहां से 1 2 लेंगे तभी तो 3 के साथ यूनियन करेंगे तो 1 2 3 आएगा। तो ये ऑब्वियस है कि हमको इससे 1 और 2 ही लेना है। कंफर्म हो गया। फिर ये आगे बात करते हैं बेटा हम लोग, फिर अगली बातें हम लोग करते हैं। फिर हम लोग देखो यहां पे 3 है और यहां पे हम लोग जो बात किए हैं यहां पे जैसे 1 2 हम लोग लिखे, यानी इस पूरे से हम लोग 1 2 ही लेना है, यही हम लोग लिखे। फिर यहां पे देखो यहां पे 1 है तो ऑब्वियस है यहां से हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 3 ही लेना पड़ेगा। अब आते हैं अगली बातों पे। यहां पे 1 है तो एक चीज देखो बेटा, यहां पे 1 है तो इसमें क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो समझो। जैसे यहां से 1 2 आ सकता है लेकिन इस वाले ग्रुप से 1 2 नहीं आ सकता है क्योंकि यहां पे 1 2 तो है ही नहीं। फिर से समझिएगा टेक्निकली एकदम सबसे लास्ट से, यहां पे 3 है तो हमको इसमें से 1 2 लेना है, 1 2 यहां से आएगा लेकिन यहां से नहीं आ पाएगा, तो 1 2 हम यहां से लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखो यहां पे क्या है, 1 है तो 1 है तो 1 तो अब हमको 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है, तो हमको यहां से भी मिल सकता है और यहां से भी मिल सकता है, इसमें दोनों से मिल सकता है हमको। लेकिन तीसरा वाला स्टेप पे देखिए, यहां पे E2 में क्या है, 2 है, तो 2 है तो अगर पहले ग्रुप से हमको क्या चाहिए 1 और 3, तो 1 और 3 के लिए 1 तो यहां से मिलेगा, यहां से तो मिल जाएगा, ये तो हमको मिल जाएगा। लेकिन यहां से अगर 1 और 3 हमको चाहिए तो 1 और 3 यहां से नहीं मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी देखिए, एक यहां से पॉसिबल है, एक यहां से पॉसिबल है। हम इसको अलग कलर कर देते ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ डिफरेंट है। एक हमारा यहां से पॉसिबल है, एक हमारे यहां से पॉसिबल है, एक हमारे यहां से पॉसिबल है, एक हमारे यहां से पॉसिबल है। यहां से पॉसिबल नहीं है, यहां से पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास 1
2, 3 एंड 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास आया है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी की बातें भी कर लेते हैं हम लोग, उसको भी समझिएगा। पहले तो 3 जो हम लोग जो पहले, अब हम फिर से एक बार हम क्वेश्चन आपको पूरा समझा दिए हैं, अब एक बार हम इसको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे उस पर आते हैं। क्योंकि यहां से बोला था 2-2 एलिमेंट लीजिए, तो हमारे पास 2-2 एलिमेंट लेने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज था, और तीनों का इक्वली लाइकली इवेंट होगा, क्योंकि 1-2 लीजिए या 2-3 लीजिए या 1-2-1-3 लीजिए, सब बराबर होगा। तो इसलिए S1 का, ये 1-2 का, 2-3 का और 1-3 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/3 होगा। तो आइए हम अब इसको लिख के दिखा रहे हैं आपको। तो 1/3 होगा, ये नीचे हम लिख रहे हैं जो पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो हमने 1/3 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां के बाद हम लोग फिर किसको सिलेक्ट किए थे, यहां से सिलेक्ट किए थे। तो हमारे पास जो टोटल कहां से सिलेक्ट किए हैं, यहां पे, यहां पे इस 5 में से हमको 2 लेना था। तो देखिए इसको भी हमने लिखा है। अच्छा, एक चीज और है हमारे पास कि 6 हमारे पास है टोटल, और हम लोग को, हाँ यहां पे टोटल हमारे पास ये 6 है। इसमें हमारे पास जो टोटल यहां से यहां तक 6 है, देखिए यहां से यहां तक, उसमें हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास काम का चीज है। तो हमने लिखा 3/6, देखिए यहाँ पे 3/6 लिखा। फिर बेटा गौर कीजिए, 5 था, इसमें से हमको 2 लेना था, इसलिए हमने लिखा 1/5C2, क्योंकि उसमें एक ही हमारा काम का होगा ना। इस 5 में से एक ही हमारे काम का होगा 1-2, तो हमने लिखा 1/5C2। तो ये हमने लिखा। सेम उसे से आगे बढ़े। फिर वही बात, इसका 1/3, यहां पे लिखे 1/3। फिर वही बात, 6 में से 3 हमारा काम का था, तो हमने 3/6 लिखा। फिर 3/6 लिखने के बाद 5 में से हमने 2 लिया, तो 5/6, तो 1/5C2 लिखा। तो ये हमने इसका लिखा। अब यहां पे गौर कीजिएगा, फिर हम लोग यहां पे प्लस लिख रहे हैं। क्यों प्लस लिख रहे हैं? क्योंकि ये 1/3 में ही ये 2 केसेस आ रहा है, इसलिए हमने यहां पे प्लस लिखा है, देखो। फिर यहां पे वही बात 3/6, सेम चीज, वही कहानी सेम रिपीट कर गया। और यहां पे अब देखो, ये 5 में से आपने 2 लिया था, अब यहां 4 में से 2 ले रहे हैं, इसलिए हमने लिखा 1/4C2। ठीक है बच्चों। और फिर आगे बढ़ते, अब फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब फिर वहां 1/3 तो लिखा, फिर वही 3/6, सब कुछ वही चल रहा है। अच्छा, यहां हो गया 1/3। इसके बाद फिर हम लोग 3 में से लिए, तो इसलिए हम लोग लिखा होगा 2/3 लिख दिए। फिर हम लोग आगे, यहां पे हमारे पास ये एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला एक्सेप्टेबल है, तो 1/5C2 होना चाहिए, तो 1/5C2 है हमारे पास। ठीक है, इसमें से हमारे जो काम का है वो हम बता दें आपको। फिर देखिए, आइए कि हमारे पास ये होनी चाहिए, तो हमने उस चीज को ऊपर लिख भी दिया है। ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया वो 1/5 आया, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1/5 आया है हमारा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है तो छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं होता है, शांति से माइंड को शांत करके समझने का होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अभी छोड़िए मत, माइंड को एकदम कूल कीजिए, और अगर ज्यादा उलझे तो ये क्वेश्चन रखिए, लेकिन लास्ट में बनाइए। छोड़ने का कोई सवाल ही उठता नहीं है, लेकिन एंड में बनाइए, ताकि जो शुरुआत में क्वेश्चन है वो छूटे ना। ऐसा नहीं कि इस तरह के उलझे हुए क्वेश्चन के कारण जो क्वेश्चन बन सकता है उसमें हम परेशान हो जाए, या शुरुआत में ही अटेम्प्ट कर लिए तो हो सकता है माइंड मेरा एकदम उलझ गया हो, तो और क्वेश्चन जो बन सकता है वो भी गड़बड़ा जाए। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको एंड में अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन भी जाए और जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो छूटे भी नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस तरह के सारे क्वेश्चंस को देखें, और आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग को जो हमने कोशिश किया है कि अप्रॉक्स 1 आवर के आसपास में हम लोग जो आपको पूरा प्रोबेबिलिटी का रिवीजन हो जाए। हमने कोशिश किया है कि क्वेश्चन वैसे ही सिलेक्ट किया जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, और अच्छे क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है जिससे आपके माइंड को भी फ्री मिले कि आप समझ पाइए कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैसे क्रैक करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये हमारी कोशिश थी। आप सभी लोग इस वीडियो को देखें। बहुत बहुत थैंक यू।